रिफंड लायबिलिटी मुझे कितनी बनानी पड़ेगी? मैंने कहा जनाब रिफंड लायबिलिटी मुझे बनानी पड़ेगी कितने यूनिट मैं अभी तक बेच चुका हूँ जिसका मुझे रिफंड करना पड़ सकता है? 75 यूनिट्स प्लस 500 यूनिट्स, ये वो यूनिट्स हैं जो मैं बेच चुका हूँ, इसका मुझे रिफंड करना पड़ सकता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि अगर 1000 यूनिट का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है कस्टमर तो हम उसको कितना चार्ज करेंगे? 90 रुपये चार्ज करेंगे। अभी हमने उसको कितना चार्ज किया हुआ है? 100 रुपये। मतलब अगर हमें रिफंड देना भी पड़ा तो हमें 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। अब हम कितने यूनिट अभी तक हम लोग बेच चुके हैं? 575, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ? 10 के साथ, तो कितना रिफंड आएगा? ये हमारे पास आ गया रिफंड लायबिलिटी, ठीक है। हमने कहा जनाब क्योंकि रेवेन्यू तो हम इकट्ठा ही लिख रहे हैं तो रेवेन्यू को क्या कर लो? रेवेन्यू को उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरे पास क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा। मैंने यहाँ पे रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोबेबल नहीं था कि वो चीज़ें मुझे रिफंड करना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे है तो मैं क्या करता हूँ? रेवेन्यू को एडजस्ट कर लेता हूँ। कितना बेटा बैलेंसिंग फिगर इसकी? 424425 ले जी, ओके। यहाँ तक के मसले मसाइल। अब रेवेन्यू को मैंने क्या कर लिया है? बैलेंसिंग फिगर कंसीडर कर लिया। अगर आप इसको वैसे भी इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं 90 रुपीज़ के हिसाब से कि 500 को 90 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और 75 को भी 90 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आपके पास फिर भी आंसर यही आएगा 44250। ओके, समझ आ गई बात की? चले आपके ग्रुप में सोल्यूशन आ जाएगा, ग्रुप में ऐड है ना, ग्रुप में आ जाएगा सोल्यूशन। हाँ जी बेटा, ओके। अच्छा फटाफट अब हम दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं कि एस्टिमेट, कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट की जिसकी वजह से हमारा एस्टिमेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। यहाँ पे हमारा एस्टिमेशन की हमने ख़राब किया था, रेवेन्यू वगैरह सारा कुछ हमारा चेंज हो गया था एस्टिमेशन। अब डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट की हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग कहते थे कैश डिस्काउंट। अब लेट सपोज अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ गया, हमने प्राइस अगर लेट सपोज कम करनी शुरू कर दी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसको एडजस्ट करना है? हमें रेवेन्यू को एडजस्ट करना है, ठीक है। हमने लेट सपोज रेवेन्यू पहले एक रिकॉर्ड किया हुआ था, ओके। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, हमने कहा जनाब ओके जी। अब कस्टमर आया और कस्टमर आके कहता है मुझे पैसे वापस करो, मुझे डिस्काउंट के पैसे क्या करो? वापस करो। अब हम अपने रेवेन्यू को क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहता है जनाब व्हेन एन एंटिटी मेक्स अ सेल इट डज नॉट नो वेदर द कस्टमर विल टेक एडवांटेज ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट और नॉट। एंटिटी को पता नहीं होता, देयरफॉर दिस इज डेल्ट इन द फॉलोइंग वेज। इस वजह से ये दो तरीके आपके पास आएंगे। कौन से? एक तो कहता जी रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द फुल अमाउंट इफ कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, ठीक है। अगर देखिए इसमें है ना, नॉर्मली होता क्या है, हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं। हम कहते हैं कि यार ऐसा है कि अगर तो तुमने ये चीज़ें मुझे बेचनी, इसकी पेमेंट कर दी ना मुझे तकरीबन कोई 10 दिन के अंदर अंदर, तो तुम्हारे से मैं कीमत लूँगा 100 रुपये, और अगर तुमने पेमेंट की जाके 10 दिन के बाद तो फिर ये 120 रुपये की चीज़ है, ठीक है। अब अगर तो कस्टमर ने पहले पेमेंट कर दी तो फिर तो हमें उसको उस हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर कस्टमर ने पहले पेमेंट ना की, लेट हो गया, हमें लगता है कि कस्टमर लेट हो जाएगा, तो हम रिकॉर्डिंग उसकी किस हिसाब से करेंगे? हम उसके फुल अमाउंट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द फुल अमाउंट इफ द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, ठीक है। अगर वो पैसे पहले नहीं देता, अर्ली पैसे नहीं दे रहा, तो हम उससे, क्योंकि पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे, तो वो कहते हैं ना सारी की सारी अमाउंट को क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, अब वो कहता है जी इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड द फुल अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड अर्ली। ऑलरेडी जैसे आपने उसको रिकॉर्ड किया वो ऑलरेडी आपके पास एज इट इज आ जाएगी। इफ कस्टमर पेज अर्ली एंड इज इंटाइटल्ड टू डिस्काउंट रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन रेवेन्यू बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कहता जी आपने, क्योंकि आपने सोचा हुआ था कि कस्टमर जल्दी पैसे नहीं देगा, ठीक है, कस्टमर जल्दी पैसे नहीं देगा, आपने उसको पूरी की पूरी अमाउंट लिख दिया। आपने कहा जी किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं है, आपने पूरी की पूरी अमाउंट लिख ली थी। आपको लगा कस्टमर जल्दी पैसे नहीं देगा, लेकिन वो आपको लगा था अगर कस्टमर पैसे दे देता है तो फिर क्योंकि आपने रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड किया होगा, अब इस दफ़ा क्या करोगे? रेवेन्यू
कम रिकॉर्ड कर लोगे, और रेवेन्यू को कम करोगे, डिस्काउंट अलाउ को बढ़ा नहीं दोगे, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्लियर? सेकंड नंबर पे कहता है जी आपको लगता था कि जनाब कस्टमर पहले पैसे दे देगा, रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर रिकॉर्डेड नेट ऑफ डिस्काउंट अमाउंट इफ द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली। तो कहता है जी अगर आपको लगता है कि कस्टमर पहले पैसे दे देगा तो नेट अमाउंट ही लिखो, डिस्काउंट देने के बाद वाली अमाउंट। लेकिन उसमें क्या है जी, इफ कस्टमर पेज अर्ली एज एक्सपेक्टेड द नेट अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड ऑलरेडी। अगर तो वो पहले पैसे दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने उसको एज इट इज रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन आपने कहा था कि कस्टमर पहले पैसे दे देगा, तो आपने डिस्काउंट अलाउ करने के बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था, और कस्टमर आपको पैसे देता ही नहीं है पहले, तो फिर क्या करो, रेवेन्यू को इंक्रीज कर दो, ठीक है जी। तो कहते हैं जी इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड ट्रीट द एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ओरिजिनल सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इस चीज को समझाने के लिए जनाब हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है मारिया लिमिटेड की। देखिए जनाब, कहते हैं जी मारिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़हरा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2021 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021, ठीक है। However, if ZT pays within 10 days, it will be entitled to 4% cash discount and we will have to pay only 9600। कहानी समझ में आई? चीज़ें कितने की बिकी थी? 10,000 की, और कहा जनाब 31 अगस्त को जाके दे देना। लेकिन अगर लेट सपोज उन्होंने कहा जनाब अगर 10 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे मिल जाते हैं तो आपको 4% हम डिस्काउंट भी दे देंगे, आप सिर्फ 9600 आप हमें पे कर देना। अब हाउ द अबव ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद फॉलोइंग independent scenario जनाब will be treated in the books of ML on 8th August and on the date of payment। 8 अगस्त को डेट ऑफ पेमेंट को क्या होगा? पहली बात क्या कह रहा जी, ML expected that ZT will not pay within 10 days and ZT actually paid on 31st August। मतलब 10 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करेगा, और उसने वाकई 10 दिन में पेमेंट नहीं की, तो एंट्री क्या पास होगी? 8 अगस्त को तो आप एंट्री पास करोगे किसकी? एंट्री आप किसकी पास करोगे? हम लिखेंगे जनाब डेबिट करेंगे किसको? बैंक तो मिला नहीं है, रिसीवेबल है, ठीक है, डेटर या रिसीवेबल है, रिसीवेबल करेंगे डेबिट और रेवेन्यू कर देंगे क्रेडिट। उसने कहा था अगर तो आपको एक्सपेक्टेड ना हो कि वो आपको 10 दिन में विद इन द टाइम पैसे दे देगा, तो उसको क्या कर लो, फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर लो। कितनी अमाउंट? 10,000 का 10,000 रिकॉर्ड कर लो, और जब ये पैसे मिलेंगे तो देख लेना कि उतने ही पैसे मिले हैं, यानी कि उसने अगर 10 दिन में पेमेंट नहीं की, ठीक है, हमने कहा था 10 दिन में पेमेंट नहीं करेगा, और उसने भी बबर शेयर में 10 दिन में पेमेंट नहीं की, तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, जो तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था, ठीक है, जो तुमने रिसीवेबल लिखा था, इसको ऐसे लिख लो, बैंक को कर दो डेबिट किस डेट पे जाके? 31 अगस्त को जाके बैंक को कर दो डेबिट, और रिसीवेबल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितने से? 10,000 से। ओके, समझ आ गई बात की? यहां तो के मसला मिसाइल। अच्छा जी, इसके बाद जनाब कहता है जी ML expected that ZT will not pay within 10 days but ZT paid on 17th अगस्त। 10 दिन कब मुकम्मल होने थे उनके? 18 अगस्त को। ML ने क्या कहा कि जनाब नहीं, ये इतने इसके पास पैसे नहीं है, 10 दिन में पैसे नहीं देता, लेकिन उसने क्या कर दिया, 10 दिन के अंदर अंदर उसने पैसे दे दिए। तो जब आपको 18 अगस्त को अब एंट्री क्या पास होगी? 8 अगस्त को आपने क्या एंट्री पास की होगी? आपने कहा जनाब जब आपको एक्सपेक्टेड ना हो कि पार्टी जो है वो पैसे अर्ली दे देगी, तो फुल पे रिकॉर्ड करो, यानी कि जो आपने रिकॉर्डिंग की थी वही आप इसको क्या करो, रिकॉर्ड करो। लेकिन अब एंटिटी ने क्या किया? एंटिटी ने पैसे दे दिए कब? 17 अगस्त को। बैंक को क्या करो? डेबिट। कितने से? जितने से पैसे मिले। अब जारी बात है पैसे उसने दे दिए तो 9600, क्योंकि 10 दिन के अंदर उसने दिए, ठीक है। क्रेडिट किसको करोगे? रिसीवेबल को करोगे क्रेडिट,
तो डेबिट किसको करोगे? रेवेन्यू। अपने रेवेन्यू को कम कर लो जी, ठीक है। इसी तरह फिर जब आगे क्या हुआ जनाब, अगली सिचुएशन में उसने कहा जी ML एक्सपेक्टेड दैट GT विल पे विद इन 10 days एंड GT एक्चुअली पेड ऑन 17 अगस्त। उसने कहा जनाब 10 दिन में ही वो पेमेंट हो जाएगी। अब जब 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी तो हमें हमारा क्या कहता है, वो कहता है जनाब आपने इसको नेट ऑफ अमाउंट के साथ क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अगर आपको लगता है कि पेमेंट विद इन द टाइम हो जाएगी तो इसको हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 9600 पे, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि पेमेंट विद इन 10 days हो जाएगी और उसने भी 10 days में पेमेंट कर दी। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे और रिसीवेबल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, जितने से हमने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड किया हुआ था, तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। और आखिरी केस में क्या हुआ, ML एक्सपेक्टेड दैट GT विल पे विद इन 10 days बट GT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। ML को लगा कि जनाब 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, वो पेमेंट हो गई, सॉरी हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको 9600 पे, लेकिन हुआ क्या फिर, उसने 10 दिन में पेमेंट नहीं की। तो अब रेवेन्यू को क्या कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि हमें वो पैसे नहीं देने पड़े 31 अगस्त 2001। तो बैंक को करेंगे डेबिट, कितने से, जितने पैसे मिले सारे के सारे मिलेंगे इस दफ़ा, क्योंकि उसने 10 दिन में पेमेंट नहीं की। रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट 9600 से, और जो डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा कितना, 400। दैट्स इट। यहाँ तक के मसले मसाइल बेटा ऑल ओके। चलें जी, इंशाल्लाह कल इसको यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर।